आइए आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस क्लास को देख लेने के बाद आपको जीन पियाजे के ऊपर और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को, और इसमें जो सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट है वो है कॉग्निशन अर्थात संज्ञान। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान का तात्पर्य हमारे अंदर के उस ज्ञान से है जो हमें अपनी मानसिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। मानसिक क्रियाओं के कहने का तात्पर्य है कि हम बहुत सारा चिंतन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो संज्ञान है। आप कॉमन सेंस की बात करते हो तो कॉमन सेंस भी एक तरह का संज्ञान है, ठीक है। और ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये चिंतन से, चीज़ों के बारे में विचार करने से, भाषाई क्षमता से, है ना। तो इन सारी चीज़ों से हमें कॉग्निशन प्राप्त होता है। तो संज्ञान का तात्पर्य उन सारी मानसिक क्रियाओं से है जिसका संबंध चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण तथा और भी बहुत सारी मानसिक क्रियाओं से होता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए निश्चय रिन्हो ने संज्ञान के बारे में कहा कि संज्ञान संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा इसके समुचित प्रयोग से होता है, ठीक है। तो संज्ञान के बारे में इन्होंने क्या कहा कि संज्ञान संवेदी सूचनाओं का मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो हमें अपने संवेदनाओं के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो संज्ञान संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण करके, है ना, रूपांतरण करने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, उसका हम अलग रूप में बदल दें तो उसको हम रूपांतरण कहते हैं। विस्तारण करने का मतलब उसको इलेबोरेट करें, उसको और ज़्यादा विस्तार से समझाएं तो वो विस्तारण होता है। संग्रहण यानी कि उसे हमारे अंदर स्टोर करना है ना, हमारे मन में उन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान वो रहना चाहिए। पुनर्लाभ, उसे हम रीयूज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं तथा इसके समुचित प्रयोग से होता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1986 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। बहुत बार फैक्चुअल सवाल के तहत इसे पूछा जाता है, खास करके यूपी टेट वगैरह में पूछा जाता है। सीटेट में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सीटेट में ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल सवाल ही पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट, रीट वगैरह एग्जामिनेशन में आपको फैक्चुअल सवाल देखने को मिलते हैं जहां सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि पियाजे का जन्म या पियाजे किस देश से संबंधित थे। तो याद रखेंगे कि पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान वे अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर जब कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर के बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना शुरू किया। और इसका रिसर्च उन्होंने अपने खुद के बच्चों के ऊपर किया था, अपने खुद के बेटों के ऊपर उन्होंने इस शोध कार्य को अंजाम दिया था। उनके 1923 और 1932 के बीच 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता यह है कि बालक के ज्ञान के विकास में वह खुद एक सक्रिय साझेदार की भूमिका अदा करता है और वह धीरे धीरे वास्तविकता के स्वरूप को भी समझने लगता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो मुख्य बात है कि बालक अपने आप में एक सक्रिय अधिगम करता होता है, ठीक है, सक्रिय अन्वेषक होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने के कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एस्कीमाटा। एस्कीमाटा एस्कीमा से अलग चीज़ है, इससे आप एस्कीमा ना समझें। पियाजे के अनुसार अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस या व्यवहार, बिहेवियर को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को एस्कीमाटा कहते हैं। सवाल अगर फैक्चुअल पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एस्कीमाटा से आप क्या समझते हैं, या पियाजे के अनुसार एस्कीमाटा क्या है। तो पियाजे के अनुसार अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना एस्कीमाटा कहलाती है। एक नवजात शिशु में, जो इन्फेंट है, जो हाल ही में पैदा हुआ है, तो उसमें एस्कीमाटा एक सहजात प्रक्रिया है। जैसे शिशु के चूसने की प्रक्रिया,
वस्तुओं को मुंह में लेकर के वह चूसना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चा जैसे ही बाहरी दुनिया के साथ अंतःक्रिया करना प्रारंभ करता है, इन स्कीमाटा में भी तेज़ी से परिवर्तन होना शुरू होता है। धीरे धीरे बच्चा स्कीमाटा के सहारे समस्या समाधान के नियम तथा वर्गीकरण करना जान लेता है। इस तरह स्कीमाटा का संबंध मानसिक संक्रिया से है। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन से यहाँ तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है, जो इस बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके कार्यों को संगठित करता है। व्यक्ति मिलने वाली नई सूचनाओं को पूर्व निर्मित संरचनाओं के साथ संगठित करने की कोशिश करता है, परंतु कभी कभी इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है, तब वह अनुकूलन करता है। अब अनुकूलन क्या है? अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करने की कोशिश करता है, अपने आप को वो बाहरी वातावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ समायोजित करने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को ही अनुकूलन कहते हैं। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएं शामिल हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये दो प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। मूल रूप से आत्मसातीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए यदि एक बालक के हाथ में टॉफ़ी रख दी जाती है तो वह उसे तुरंत मुंह में रख लेता है, क्योंकि उसे यह पता है कि टॉफ़ी एक खाद्य वस्तु है। यहाँ बालक ने अनुकूलन के द्वारा खाने की क्रिया को आत्मसात किया है, अर्थात पुरानी बौद्धिक क्रिया को नवीन क्रिया के साथ समायोजित करता है। अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, लाइफ लास्टिंग चलती रहती है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवेश इतना बड़ा है, इतना परिवर्तनशील है कि हमें भी अपने आप को लगातार अप टू डेट रखना होता है। समाविष्टीकरण की बात करें यानी कि एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन से तात्पर्य वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाने या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो इससे सवाल सीधे सीधे भी पूछे गए हैं, सीटेट में भी पूछे गए हैं कि समाविष्टीकरण से आप क्या समझते हैं, या पियाजे के अनुसार समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन क्या प्रक्रिया है। तो जिसमें बालक नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में यानी कि अपने पूर्व के ज्ञान में सुधार लाने की कोशिश करता है, तो उसे ही एकोमोडेशन कहते हैं, जिससे वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। उदाहरण के लिए जब बालक को टॉफ़ी के स्थान पर अगर मिठाई दे दें, रसगुल्ला दे दें, तो बालक यह जानता है कि टॉफ़ी मीठी होती है, पर अब वह अपने मानसिक संरचना में परिवर्तन लाता है और इसमें नई बातों को जोड़ता है कि टॉफ़ी और रसगुल्ले दोनों अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, जबकि दोनों का स्वाद मीठा है। आत्मसातीकरण तथा समाविष्टीकरण तभी संभव है जब वातावरण के उद्दीपक बालक के बौद्धिक स्तर के अनुरूप होते हैं। बालक के इंटेलेक्चुअल लेवल के अनुरूप होने पर ही वो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगला टॉपिक है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। साम्य धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है, दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। पियाजे के अनुसार अगर किसी बालक के सामने जब कोई समस्या आती है जिसका पूर्व अनुभव उसे नहीं होता है, तो वह पूर्व अनुभूति के साथ उसे आत्मसात करता है। फिर भी अगर समस्या का हल नहीं होता है तो वह अपने पूर्व अनुभव को अपने अनुसार रूपांतरित करता है, ठीक है, मॉडिफाई करता है, अर्थात वह संतुलन कायम रखने के लिए आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों प्रक्रिया को शुरू कर देता है। अब अगला पॉइंट है संरक्षण, कंजर्वेशन। तो पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व के परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया से है। दूसरे शब्दों में कहें तो संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक ओर वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी ओर वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता से है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न आयु में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न हुआ करती है, अलग अलग होती हैं। बढ़ती हुई आयु के साथ यह संज्ञानात्मक संरचना जो है
वह सरल से जटिल बनती जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें जटिल चीज़ों को समझने की समझ नहीं होती है, सरल चीज़ों को वो ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है तो उनका कॉग्निटिव लेवल भी ज़्यादा बढ़िया होता जाता है, बिल्कुल एक गेम की तरह। जैसे गेम में लेवल्स होते हैं, शुरुआत में बिल्कुल इजी लेवल होता है, फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाता है तो उसका लेवल भी मॉडरेट, टफ, हार्ड होते जाता है ना। तो उसी प्रकार से संज्ञानात्मक संरचना भी बदलती जाती है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मनुष्य का बदलता जाता है। अगला टॉपिक है मानसिक प्रचालन। मानसिक प्रचालन यानी कि मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन क्या है? तो इसका अर्थ संज्ञानात्मक संरचना की प्रक्रिया से है। जब बालक किसी समस्या का समाधान शुरू करता है तो उसकी मानसिक संरचना सक्रिय बन जाती है। ठीक है, जैसे ही बालक के सामने कोई नई चीज़ आती है, कोई नई समस्या आती है, नया प्रॉब्लम आता है, तो उसकी मानसिक जो क्रिया है, मानसिक जो शक्तियाँ हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। तो मानसिक संरचना सक्रिय होती है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। इसे ही मानसिक सक्रिया या मानसिक प्रचालन कहते हैं, मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। अब आगे समझते हैं स्कीम्स को। तो पियाजे के सिद्धांत का यह संप्रत्यय वास्तव में मानसिक प्रचालन संप्रत्यय का बाह्य रूप है। जब मानसिक प्रचालन बाह्य रूप से अभिव्यक्त होती है तो इसे ही इसी अभिव्यक्त रूप को ही स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जब किसी समस्या को वह फेस करता है तो फेस करने पर वह अभिव्यक्ति देगा, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वही स्कीम्स कहलाएगा। और अगला है स्कीमा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्कीमा से बार बार सवाल पूछे जाते रहे हैं सीटेट में। तो पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण संभव हो, जिसका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन संभव हो। यह संप्रत्यय वस्तुतः संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक प्रचालन के संप्रत्ययों से गहरे रूप से संबंध होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ बाज़ार घूमने के लिए गया और वहाँ उसने गाय को देखा। हालांकि वो नहीं जानता है कि वह जानवर गाय है। उसकी माँ कहती है देखो देखो गाय आई। अब बच्चे के मन में उसका कॉन्सेप्ट बन गया, उसकी छवि बन गई, स्कीमा बन गई। स्कीमा का अर्थ छवि भी होता है, गाय की छवि बन गई। अब जब वह नेक्स्ट टाइम गाय या फिर गाय के समान दिखने वाले दूसरे जंतुओं जैसे कि बैल, भैंस, घोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली को भी देखता है तो गाय कह करके ही पुकारता है, क्योंकि उसने अपने मानसिक लेवल के अनुसार उन जंतुओं में सामान्यीकरण किया। हो सकता है कि उसने 4 पैरों को देख करके सामान्यीकरण कर दिया। तो ये जो सामान्यीकरण उसने किया, जनरलाइजेशन किया, तो अपने अंदर बने हुए स्कीमा के कारण किया। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है स्कीमा क्या है, छवि क्या है। हम जिस चीज़ की छवि बना लेते हैं और उसी के अनुरूप अन्य चीज़ों को भी समझने लगते हैं तो वही स्कीमा कहलाती है। अब बच्चे के अंदर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, धीरे धीरे वह चीज़ों को समझता है। बाद में जब वह जानता है कि ये तो गाय नहीं है बैल है, घोड़े के बारे में समझता है कि यह गाय नहीं है घोड़ा है। हालांकि वह दूसरों से ही सीखा, अपने वातावरण से ही सीखा। जब उसके सामने जिसे वह गाय समझ रहा था वो वास्तव में बैल था, जब उसने सुना कि यह बैल है तो उसने अपने स्कीमा में परिवर्तन किया। ठीक है, वहाँ पे फिर परिवर्तन हुआ। अब वह जो परिवर्तन हुआ वो एसिमिलेशन कहलाएगा। फिर उसने आत्मसात किया कि यह गाय नहीं बल्कि बैल है, यह गाय नहीं बल्कि घोड़ा है, यह गाय नहीं बल्कि कुत्ता है, बिल्ली है। जो भी अलग अलग जानवरों के बारे में उसने अंतर करना शुरू किया। फिर उसने उसे समायोजित किया और धीरे धीरे उसमें वो लेवल बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह गाय के ही विभिन्न प्रकारों में अंतर करना शुरू कर देता है। स्कीमा के बाद अगला पॉइंट है विकेंद्रण यानी कि डिसेंटरिंग। तो इस संप्रत्यय का संबंध यथार्थ चिंतन से होता है। विकेंद्रण का अर्थ होता है कि कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार कर सकता है। इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रण ईगो सेंटरिंग होता है। और शुरू में बालक आत्म केंद्रित रूप से सोचता है,
और बाद में जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है तो वह विकेंद्रित ढंग से सोचने लगता है, अर्थात चीज़ों को विभिन्न कसौटियों पर वो कसने लगता है। और आखिरी पॉइंट है पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शन जिसको कहते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बच्चों की प्रौढ़ता पर बल्कि उनके शिक्षण पर निर्भर करती है। यह दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होते हैं, अर्थात तो दोनों के इंटरेक्शन पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पियाजे के सिद्धांत में प्रमुख बिंदुएं। और अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है और इन अवस्थाओं की कुछ विशेषताओं को भी बताया है। तो इसे याद रखना ज़रूरी है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। तो अब देख लेंगे कि इस प्रकार से 4 अवस्थाओं को हम लोग अब डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। इसे भी याद रखेंगे कि जन्म से 2 साल तक की सबसे पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था है। सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं, और इसे और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था इत्यादि। इस अवस्था में बालक कुछ संवेदी पेशी क्रियाएं, संवेदी पेशी क्रियाएं कहने का मतलब है कि संवेदना जो बच्चों में जन्म के समय में जो बेसिक संवेदनाएं होती हैं उनका उभार आना शुरू होता है, और उन संवेदनाओं के फलस्वरूप उनके शारीरिक क्रियाएं होती हैं। किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को मुंह में लेकर के चूसने लग जाना, पैरों के बल पर, पेट के बल पर घुसकना जिसको कहते हैं सरकना, तो चीज़ों को इधर उधर करना इत्यादि जो कुछ क्रियाएं हैं वो स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित क्रियाओं की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित 6 उप अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। ये 6 उप अवस्था कौन कौन से हैं, आइए इसको समझते हैं। पहली अवस्था को प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था कहते हैं। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस इसको कहा जाता है। ये जन्म से 1 महीने तक की अवस्था होती है। इस प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था में शिशु अपने को नए वातावरण में अभियोजन करने की कोशिश करता है। इस समय चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है। उंगलियों को हाथ में लेकर के चूसने लग जाना, आप देखते होंगे कि वह पैरों की उंगलियों को भी मुंह में लेकर के चूसने लग जाता है। दूसरी जो अवस्था है इसको प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन कहा जाता है, और जो 1 से लेकर के 4 महीने तक की अवस्था के दौरान होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं में कुछ हद तक परिवर्तन होता है। शिशु अपने आप को नए वातावरण में अभियोजन करने की कोशिश करता है, नए वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वह अपने अनुभव को दोहराता है और उसमें रूपांतरण लाने का प्रयास करता है, जैसे जैसे उसका इंटरेक्शन वातावरण से होते जाता है। इसे प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिवर्त क्रियाएं प्रमुख होती हैं, एवं उन्हें वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन क्रियाओं को वे बार बार दोहराते हैं, फ्रीक्वेंटली वे इसे दोहराते हैं। तीसरी अवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था है। यह 4 से 8 महीने तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु ऐसी क्रियाएं करता है जो रुचिकर होती हैं, जो उसे अच्छा लगता है, तथा अपने आसपास की वस्तुओं को छूने की कोशिश करता है। जैसे चादर पर पड़े खिलौने को पाने के लिए चादर को खींचकर अपनी तरफ करने लगता है और फिर खिलौने को वो हासिल कर लेता है। चौथी अवस्था है गौण स्कीमाटा के समन्वय की अवस्था। ठीक है, स्कीमाटा के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। तो अब देखेंगे स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा। ये क्या है? 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक की अवस्था यह होती है। इस अवधि में शिशु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहज क्रिया को इच्छा अनुसार प्रयोग करना सीख जाता है।
वह वयस्कों द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करने की कोशिश करने लगता है। जैसे यदि हम बच्चे के सामने हाथ हिलाते हैं तो वह उसी तरह हाथ हिलाता है, वह अनुकरण उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। वह इस अवधि में स्कीमाटा का उपयोग कर एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की समस्या का हल करता है। इसके बाद की अवस्था है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 महीने से लेकर के 18 महीने तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बच्चे में उत्सुकता उत्पन्न होती है तथा भाषा का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। अब अगला देखेंगे मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज अवस्था, स्टेज ऑफ द न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये 18 महीनों से 2 साल तक में शिशु प्रतिमा का उपयोग करना सीख जाता है, इमेजेज का प्रयोग करना वो सीख जाता है। अब वह खुद ही समस्या का हल प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा ढूंढ लेता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, और यह है दूसरी अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में। इसका दूसरा पायदान है, दूसरा लेवल है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 साल से 7 वर्षों तक होती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों की उत्पत्ति, इमर्जेंस ऑफ सिम्बॉलिक फंक्शन तथा भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। पहला प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, जो कि 2 से 4 साल तक होता है। यह अवस्था वस्तुतः परिवर्तन की अवस्था है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएँ, अपने वातावरण से वे जब इंटरेक्शन करते हैं तो नई नई चीज़ों को सीखना, तो उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है, खोज की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में समझना शुरू करते हैं, उसके बारे में तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो संकेतों का प्रयोग करते हैं वह थोड़ी सी अव्यवस्थित होती है, क्योंकि अभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी अव्यवस्थित होती है। उनके जो संकेत होते हैं वे थोड़े से अव्यवस्थित होते हैं। इस अवस्था में बच्चे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसे इससे पहले वह नहीं कर सकते थे, जैसे संकेत व चिन्ह का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। वे शब्दों का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करते हैं। बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों को जानने में रुचि रखते हैं। वे जिस कार्य को दूसरों के द्वारा करते या होते देखते हैं उस कार्य को करने लगते हैं। उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। लड़के अपने पिता का अनुकरण कर स्कूटर चलाने या समाचार पत्र पढ़ने तथा लड़कियां अपनी मां की तरह गुड़िया को खिलाना तैयार करना जैसे काम करते हैं। इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए समृद्ध भाषाई वातावरण की ज़रूरत होती है, जहां बालक को अपने भाषा के विकास के लिए अधिक अवसर मिल सके। चूँकि इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत ज़्यादा होता है और भाषा के अधिगम व अर्जन वाले पार्ट में, जो कि हिंदी पेडागोजी का अंश है, तो उसमें हम लोगों ने जीन पियाजे के भाषा सिद्धांत की चर्चा की। तो उसमें उन्होंने भाषा के सीखने के संदर्भ में स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इन सारी चीज़ों का, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का निर्माण बच्चों में होता है। और भाषाई परिवेश बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जिस प्रकार के भाषाई परिवेश में बच्चे रहते हैं तो वहाँ से वे इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की 2 परिसीमाएं बताई हैं जीन पियाजे ने, और वे हैं जीववाद और आत्म केंद्रिता। अब ये जीववाद क्या है? तो जीववाद में बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगते हैं। उनके अनुसार जो भी वस्तुएं हिलती या घूमती हैं या जिन वस्तुओं के साथ वे खेलते हैं उनका घनिष्ठ व्यवहार हो जाता है तो वे उसे सजीव समझने लगते हैं। वे अपने गुड़ियों को
सजीव समझने लगते हैं, अपने खिलौनों को भी वे सजीव समझने लगते हैं, उनसे एक तरह का रिलेशन उनका बन जाता है। तो इसको जीववाद कहा जीन पियाजे ने। ठीक है, अब इसके बाद है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? तो आत्म केंद्रिता में बालक यह सोचता है कि यह दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है, इस दुनिया में सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, वो खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। पियाजे के अनुसार उसकी बोली का लगभग 38% आत्म केंद्रित होता है। अब इसके बाद है अंतर्दर्शी अवधि, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवधि है। अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 साल तक की होती है। इस अवधि में बालक का चिंतन और तार्किक क्षमता पहले से अधिक सुदृढ़ हो जाता है। पियाजे के अनुसार अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें बिना किसी तर्क के किसी बात को तुरंत स्वीकार कर लेना, अर्थात वह अगर कोई समस्या का हल करता है तो इसके समाधान का कारण वह नहीं बता सकता है। समस्या समाधान में सन्निहित मानसिक प्रक्रिया के पीछे छिपे नियमों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। पियाजे ने अंतर्दर्शी चिंतन की कुछ परिसीमाएं बताई हैं। इसमें 2 परिसीमाओं का जिक्र पियाजे ने किया है कि इस उम्र के बालकों के विचार अपरिवर्त्य होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और यह एक प्रमुख गुण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस उम्र के बालकों के विचार अपरिवर्त्य होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अपरिवर्त्य का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, उनके विचार जो है काफ़ी दृढ़ होते हैं, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट नहीं पाता है। ठीक है, जैसे 4 साल के किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम्हारी मम्मी जैसे अंकित की मौसी है, उसी तरह उसकी मम्मी तुम्हारी मौसी होगी, यह बात उसे समझ में नहीं आएगी। पियाजे के अनुसार इस उम्र में बच्चों के तार्किक चिंतन की कमी होती है, जिसे पियाजे ने संरक्षण का सिद्धांत कहा है। जैसे अगर किसी वस्तु के आकार को बदल दिया जाए तो उसकी मात्रा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इस बात की समझ उनमें नहीं होती है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझें कि पियाजे ने इसे समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने इस उम्र के बच्चे के सामने 2 ऐसे गिलास रखे। एक गिलास जो है वो काफ़ी पतला था, जबकि दूसरा गिलास काफ़ी मोटा था, चौड़ा था। ठीक है, उसकी चौड़ाई अधिक थी, जबकि एक गिलास की चौड़ाई कम थी। इस प्रकार से उसने 2 गिलास लिए और दोनों ही गिलास में एक समान मात्रा में पानी डाला। तो चूँकि हम लोग को पता है कि एक समान मात्रा में पानी डाला गया है, लेकिन ये जो संकरा गिलास है, इस गिलास में पानी की ऊंचाई ज़्यादा होगी, जबकि इस चौड़े गिलास में पानी की ऊंचाई कम होगी। अब बच्चे से पूछा गया कि अब बताओ आप लोग कि किस गिलास में ज़्यादा पानी है, तो इस उम्र के बच्चों ने बताया कि इस गिलास में ज़्यादा पानी है, जबकि दोनों ही गिलासों में बराबर मात्रा में पानी है। तो ये संरक्षण का सिद्धांत है। तो पियाजे का कहना है कि इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चों में संरक्षण का गुण विकसित नहीं हो पाता है। अब इसके बाद है मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था यानी कि पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। यह अवस्था 7 से 12 साल तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे का अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक विचारों का स्थान ले लेता है। बच्चे अब अर्थ को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, ये सब कुछ मैथमेटिक्स की जो सिंपल कैलकुलेशन है उसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसे शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाएं करने को कहा जाए तो वे नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था के दौरान बालकों द्वारा 3 मानसिक निपुणता हासिल कर ली जाती है। ये 3 योग्यताएं विचारों का परिवर्त्य होना, संरक्षण का गुण तथा वर्गीकरण, ये 3 गुण इस अवस्था में आ जाते हैं बच्चों में। इसे याद रखेंगे। विचार में परिवर्तनशीलता आ जाती है, इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है, यानी कि वे अब जहाँ से उन्होंने शुरू किया था उसी बिंदु पे पहले वे पहुँच सकते हैं। संरक्षण
यानी कि अब जो है संरक्षण का गुण इस अवस्था में उनमें डेवलप हो जाता है। अब वे बता सकते हैं कि पतले गिलास और चौड़े गिलास दोनों में बराबर मात्रा में पानी है, अगर बराबर मात्रा में पानी डाला जाता है तो। तथा वर्गीकरण यानी कि चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटना, तो वर्गीकरण को भी वे समझ सकते हैं। वह पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में विचारों की विलोमता में बालक सक्षम हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं में संरक्षण बालकों की मानसिक प्रक्रिया का एक अंश बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विकास उनकी क्रमबद्धता, अर्थात विभिन्न वस्तुओं को उनके आकार व भार आदि की दृष्टि से अलग अलग करना तथा छोटे से बड़े क्रम के अनुसार सजाना, ये सब वे सीख जाते हैं। इस अवस्था के दौरान बालक अंश तथा पूर्ण दोनों के संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात बालकों में यह क्षमता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में बांट सके और उन भागों की समस्या का समाधान तार्किक ढंग से कर सकें। मूर्त सक्रिय अवस्था में बालक का ध्यान अपनी ओर से हटकर दूसरी की ओर जाने लगता है, अर्थात उसके सामाजिकरण की शुरुआत अब हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि उसके सामाजिकरण की शुरुआत इस अवस्था में शुरू हो जाती है। वैसे तो सामाजिकरण की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ ध्यान देंगे, मुख्य रूप से सामाजिकरण की शुरुआत इस अवस्था में होती है। इस अवस्था में मानसिक विकास की दो सीमाएं पाई जाती हैं। पहला है कि इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन तभी कर सकते हैं जब उनके सामने वस्तु ठोस रूप में उपस्थित की गई हो, अर्थात मूर्त वस्तुओं को वे ज़्यादा समझ सकते हैं। और इस गुण का उपयोग मैथमेटिक्स समझाने के दौरान किया जाता है। इस अवस्था में, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु है 7 से लेकर के 12 वर्ष, तो इस अवस्था के बच्चों को अमूर्त चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। इसलिए गणित पढ़ाने के दौरान हम उन्हें ठोस वस्तुएं या मूर्त वस्तुओं को दिखा करके चीज़ों को समझा सकते हैं, और वे तब जब वे मूर्त चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तब वे धीरे धीरे अमूर्त की ओर चलेंगे। तो इस प्रकार से मूर्त चीज़ों से लेकर के अमूर्त चीज़ों तक अमूर्तता की ओर हम उन्हें प्रगति पर ला सकते हैं। दूसरा है कि इस अवस्था में ठोस सक्रियात्मक चिंतन की दूसरी परिसीमा है कि यह बहुत क्रमबद्ध नहीं होती है। किसी समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधान के बारे में बालक नहीं सोच पाता है। ठीक है, अर्थात कि किसी समस्या की जो तार्किक रूप से उसे हल किया जा सकता है, अर्थात लॉजिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है इस आयु में। अब इसके बाद आखिरी अवस्था है औपचारिक सक्रिय अवस्था, जिसे पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 साल से 15 साल की आयु तक होती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित कर लेता है। अब वह धीरे धीरे अमूर्त चीज़ों को, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें थीं उसके लिए, उसे वो समझना शुरू कर देता है। गणित में बहुत सारे अमूर्त चीज़ें होती हैं, अमूर्त अवधारणाएँ होती हैं, तो अब वह गणित की उन अमूर्त अवधारणाओं को भी समझना शुरू कर देता है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। बच्चे अब वर्तमान, भूत एवं भविष्य के बीच अंतर समझने लगते हैं, समस्या का समाधान सुव्यवस्थित ढंग से करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक परिकल्पनाएं बनाने के योग्य हो जाता है। अब वह, उसके मन में बहुत तरह की कल्पनाएं भी जागृत होती हैं, चिंतन करने लगता है। तो ये सारे गुण हैं, आप इनको नोट करते चलें तो आपको नोट्स बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे पियाजे के चारों अवस्थाओं को समझा। और अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शैक्षिक निहितार्थ। पियाजे के जो सिद्धांत हम लोगों ने अभी समझे, उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को प्रत्येक
शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी होते हैं उन्हें प्रशिक्षण के दौरान भी बताया जाता है और इसीलिए सीटेट के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। तो इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार से हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बालकों के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस अवस्था में बच्चा किस गुण से होकर के प्रभावित होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, किस अवस्था में, इन सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जब हम बच्चों के स्टेज को जान जाते हैं कि किस स्टेज में उसका मेंटल कंडीशन क्या होता है, उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्तर होता है वो लेवल क्या होता है, तो फिर हम उसके अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, उसके अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और सीखने के जो जिसको हम लोग कहते हैं TLMs, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, उससे भी तैयार करते हैं, जिससे कि बच्चों को चीज़ों को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा रुचि उनमें उत्पन्न हो और वे चीज़ों को आसानी से सीख सकें, सरलता से सीख सकें। अगला है कि संज्ञानात्मक विकास अवस्था के आधार पर पाठ्यक्रम के संगठन में यह सिद्धांत काफ़ी मदद पहुंचाती है। जिन अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उन अवस्थाओं को टारगेट बना करके पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं और पाठ्यक्रम की रूपरेखा इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाती है। पहले मूर्त रूप में होती है। बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की जो किताबें होती हैं, 1-2 क्लास की किताबें होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चित्र भरे होते हैं। शब्दों की संख्या बहुत कम होती है, चित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस अवस्था में बच्चे मूर्त चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, चित्रों को ज़्यादा समझते हैं। शब्दों से उनका परिचय बहुत कम होता है, तो शब्द बहुत कम होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाता है, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है, उसी अनुपात में चित्र कम होते जाते हैं, शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है। अब आप देख लो कि यह जो आपके सामने नोट्स स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें कहीं कोई चित्र नहीं है। इसका यह अर्थ है कि अब इस नोट को जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हें चित्रों की आवश्यकता नहीं है, उनके मस्तिष्क में स्वतः चित्र बन सकते हैं और बनते भी हैं। तभी तो हम इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की समुचित व्याख्या करने में यह सिद्धांत एक सफल आधार प्रदान करता है। संज्ञानात्मक विकास की जो समुचित व्याख्या है, वो उसे समझने में यह सिद्धांत काफ़ी हेल्पफुल है। और लास्ट पॉइंट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शैक्षिक शोध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में बहुत सारे शैक्षिक शोध हुए, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च हुए और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बाद भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने थ्योरी दी शैक्षिक शोध के आधार पर, जिनमें कोहलबर्ग प्रमुख हैं, वाइगोत्स्की प्रमुख हैं, जेरोम ब्रूनर प्रमुख हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने अपने अपने मत, अपने अपने विचार, अपने अपने सिद्धांत को सामने रखा और पियाजे के सिद्धांत में भी कई खामियां बताई और हम लोग एक मिला जुला करके, कुल मिलाकर के जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, उन सभी के जो प्रमुख मत हैं, जो प्रमुख सिद्धांत रहे, उसके अनुसार से अपने पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। सिद्धांत चाहे किसी भी मनोवैज्ञानिक ने दिए हों, यदि वह बच्चों के उपयोग के लायक होता है, बच्चों को समझाने के लिए वो काफ़ी उपयोगी होता है, तो उन सारे सिद्धांतों को समेट करके पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के साथ साथ उनके जितने भी प्रमुख कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे, उन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली है। आप इसका शॉर्ट नोट बना लें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।